हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2024 के प्रश्न पत्र को पेपर को जो है सॉल्व किया है। आज अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर पूछा गया था फिजिक्स का, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसके सेकेंड पार्ट में अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं, देखें इसके जो ओटी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी केवल इंग्लिश मीडियम वाले जो है उस चीज़ को देख लें। ये हिंदी मीडियम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ से अपन लोग डिस्कशन करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आंसर में सही सही होगा, वो देख लेंगे अपन यहाँ से। देखिए ध्यान से, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ईच ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो आप लोग जानते हैं। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोटेट करते हैं और जे इज इक्वल टू होता है आई बाय ए, यानी करंट ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और हम करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर और एरिया का जो यूनिट है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर जो है वो राइट रहेगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसको देखें थोड़ा सा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन उसको देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द फेज डिफरेंस between flowing current and applied voltage in alternating circuit containing pure capacitor। ध्यान से आप लोगों को यह देखना है, चाहे प्योर कैपेसिटर की बात करें या प्योर इंडक्टर की बात करें, दोनों में ही फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का रहता है। ठीक है, रजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस जो है वो 0 का रहता है। कैपेसिटर सर्किट में करंट π/2 वोल्टेज से लीडिंग करता है और इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 जो है वो लेगिंग होता है। तो यहां पर कैपेसिटर की बात की गई है, तो इसमें π/2 जो है वो करंट लीडिंग करेगा, मतलब करंट आगे चलेगा और वोल्टेज जो है वो पीछे चलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका एब्सेंस हो जाएगा π/2। ध्यान रखें, फेज डिफरेंस की बात हुई है। अगर पावर फैक्टर की बात हो, पावर फैक्टर होता है cos φ। यदि हम π/2 का cos φ मतलब cos π/2 अगर लेंगे तो cos π/2 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो कभी पावर फैक्टर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पावर फैक्टर प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट में 0 होता है और रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पावर फैक्टर जो है वो 1 होता है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अगर पावर फैक्टर के बारे में पूछा जाए। और इसमें एक और चीज बता सकते हैं, पावर डिसिपिएशन के बारे में बात की जाए तो पावर होती है VRMS IRMS cos φ। तो cos φ की वैल्यू अगर 0 आ रही है, यहां पर ये 0 आ रही है, दैट मींस पावर डिसिपिएशन 0 होता है। सो कीप इन माइंड, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर डिसिपिएशन जो है वो 0 रहता है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाए तो आप उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चल रहे हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इन्होंने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन। ये थोड़ा सा उन्होंने एक नॉलेजेबल क्वेश्चन रख दिया है, इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है। हम जानते हैं कि बेंगलोर में इसरो है और भाभा एटॉमिक सेंटर जो है वो मुंबई के नियर है। तो आप यहाँ पर आंसर मुंबई लगा देना, यहाँ पर आपका मुंबई आंसर हो जाएगा। ठीक, कोलकाता में भी साइंस सेंटर है और फिजिक्स जो कह सकते हैं कि IIT है वो भी न्यू दिल्ली में, आप उन पे भी ध्यान रख सकते हैं। बट ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल नॉलेज के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, तो मैं अपन आगे की चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज। देखिए सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जिसको हम जनरली एनर्जी गैप भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम में होता है। ये आपका आंसर इसमें आएगा
72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए होता है, सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है, उसके लिए होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, या 1.1 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे तो आप उसको भी करेक्ट कर दीजिएगा। इस प्रकार से ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, मतलब वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए जरूरी होती है, उसको अपन कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप। और जर्मेनियम के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक, क्या है अगला क्वेश्चन, उसको देखें आप। विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। तो भाई अब सबसे पहले तो अपने दिमाग में अपने को रखना पड़ेगा कि रेक्टिफायर करता क्या है। रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना। उसमें हम जो यूज करते हैं बेसिकली वो जंक्शन डायोड का यूज होता है। अगर अपन डायग्राम बना करके देखें तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड अपन तैयार करते हैं फॉरवर्ड बायस में, ये पी और एन टाइप का जो जंक्शन रहता है। और अगर रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर में एक हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हाफ वेव के लिए केवल एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड जो है वो लगाते हैं। ये पी टाइप, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इधर ये आउटपुट मेजर करते हैं हम यहाँ पर। तो पीएन जंक्शन डायोड का बेसिकली यूज होता है रेक्टिफायर में। और ध्यान रखना बड़े क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर से आपको हाफ वेव और फुल वेव और रेक्टिफायर दोनों तैयार करना है, डायग्राम, वर्किंग और इनपुट आउटपुट कर्व के साथ में। ये ध्यान रखेंगे आप उसको। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। ठीक, ये आपका अगला क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इन टेलीस्कोप, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आप दिमाग में ये रखें, देखिए टेलीस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसकी फोकल लेंथ और डायमीटर आईपीस मतलब आंख की ओर जो होता है उस आईपीस के फोकल लेंथ डायमीटर से ज्यादा रहती है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस ऑब्जेक्ट की ओर होता है अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और डायमीटर दोनों ही आईपीस की फोकल लेंथ और डायमीटर से कम रखी जाती है। तो यहाँ टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होती है आईपीस की फोकल लेंथ से। अब आप देखिए द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की पूछ रहा है इन टेलीस्कोप, है ना, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से कम रहती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इज लेस देन, इज मोर देन, नॉन, इज लेस देन। यहां आपका आंसर आ जाएगा, है ना, इसका आंसर आ जाएगा इज लेस देन। ठीक, इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। आईपीस की फोकल लेंथ इसमें कम रहती है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इज लेस देन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखें आप। ये अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज। भैया न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। थोड़ा सा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन भारी होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको प्रोटॉन का मास लिखना है। आप जानते हैं, आपने सभी जो है वो पढ़ा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। दिस इज नियरली इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। कभी आपसे 1 एटॉमिक मास यूनिट पूछा जाए तब भी मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है। तो यहां देखो मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल कहां आ रहा है, 31 है नहीं, 9 है नहीं, 23 है नहीं, ये आंसर इसमें हो जाएगा 1.67 10 टू द पावर -27 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही न्यूट्रॉन का मास होता है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन जो है भारी होता है, हैवी होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप देख लें। अब अगला क्या है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन हम चूंकि अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो अपन इंग्लिश मीडियम में ही अभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, बाकी हिंदी मीडियम के अपन सेपरेट बाद में बनाएंगे। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। ठीक है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, सबसे पहले द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस इज।
देखिए किसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जुड़ा होता है तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं, सेपरेटली हो। अगर दोनों साथ में जोड़ देंगे तो फिर वो इंपीडेंस होता है। तो वहां पे क्या है कि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में हम रिएक्टेंस की बात करते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस वहां 0 रहेगा। तो यहां आंसर आपका आ जाएगा 0। लेकिन आप लोग ऐसा 0 नहीं लिखोगे, ऐसा 0 लिखोगे, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब क्वेश्चन लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख देते हैं, समझ में नहीं आता कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो ओमिक रेजिस्टेंस चाहे प्योर कैपेसिटर हो चाहे प्योर इंडक्टर हो, दोनों का ओमिक रेजिस्टेंस जो है वो 0 रहता है। रिएक्टेंस जरूर रहता है। तो इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल या XL इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये जो है वो रिएक्टेंस है इंडक्टेंस का, और ओमिक रेजिस्टेंस उसका 0 रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 0। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, यही देख लीजिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है AC की, DC के लिए 0 होती है, DC की फ्रीक्वेंसी जो है 0 होती है। तो यहां भी आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी AC की रहती है, DC की नहीं। ठीक। और घरों में जो करंट सप्लाई हो रहा है अपने इंडिया में, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है। 50 साइकिल है ना, 50 हर्ट्ज, ये याद रखना। ठीक है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज भी चल रही है, लेकिन अपने यहां जो है 50 साइकिल्स। ठीक। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेस की, गामा रेस, है ना। ध्यान रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ है गामा रेस की और सबसे बड़ी वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, है ना। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी फिर सबसे कम है। गामा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे कम एक्सरेज की है, उससे कम अल्ट्रावायलेट की है, उससे कम विजिबल लाइट की है, उससे कम इंफ्रारेड की है, उससे कम माइक्रोवेव की है और सबसे कम रेडियो वेव्स की है। लेकिन यह पूछा जाए अगर आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से बड़ी और छोटी वेव कौन सी है, तो ध्यान रखना जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो वेव छोटी मानी जाती है और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो बड़ी मानी जाती है। तो उसमें आप ध्यान रखना इसमें कि सबसे छोटी वेव है गामा रेस और सबसे बड़ी वेव है रेडियो वेव्स। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि एक्स रेज और विजिबल रेस के बीच में कौन सा रीजन है, तो आप जानते हो एक्स रेज और विजिबल लाइट के बीच में अल्ट्रावायलेट रीजन है, तो फिर आपको अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक। नाउ नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव इन ऑर्डर ऑफ, देखो अब ये लाइट वेव एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप जानते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जनरली वो 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज के ऑर्डर में होती है। जितनी भी आपकी विजिबल लाइट्स है, विबग्योर जिसको आप कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उन सब की फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी अपन ने गामा रेज की बताई है ये 10 टू दी पावर 22 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक। द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट गोज टू वन मीडियम टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये जरा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो ध्यान रखें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो केवल एक क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। उसके बाद वेवलेंथ भी बदल जाती है, स्पीड भी बदल जाती है ना, और इंटेंसिटी भी बदल जाती है, सारी चीजें बदल जाती हैं। किस हिसाब से बदल जाती हैं, तो पर्टिकुलर एयर में जो गिवन क्वांटिटी है उसमें उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिवाइड कर देना है। और एक बात, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहां वो कहां से कहां जा रही है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट गोज रेयर से डेंसर में जा रही है तो डिक्रीज हो जाएगी, यहां आ जाएगा आपका डिक्रीज, है ना। जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, मैं इसको यहां लिख के बता देता हूं, 3 × 10 टू दी पावर 8 मीटर है एयर में। लेकिन जब ये मान लीजिए कि ग्लास में जा रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो ग्लास के अंदर इसकी स्पीड हो जाएगी 2 × 10 टू दी पावर 8 मीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर की जगह 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी। ध्यान रखना जिस पर्टिकुलर मीडियम में जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड कर दो तो उस मीडियम में स्पीड आ जाती है। ठीक। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड
इज ए क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। द ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस बाय यूज ऑफ शंट। गैल्वेनोमीटर के साथ हम पैरेलल क्लब में, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हम एक लो रेजिस्टेंस, बहुत ही लो रेजिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं शंट, है ना। और जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाते हैं तब भी हम इसके पैरेलल एक शंट जोड़ते हैं, मतलब बहुत लो रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ते हैं। ऐसा करने से इसकी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, बदल जाती है, ठीक। चले अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन गायब हो गई, 1 मिनट देखें आप, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन, हमें इंग्लिश मीडियम के लेना है, हिंदी मीडियम के हम हटा रहे हैं। ये आ गया आपका इंग्लिश मीडियम, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक। चलिए सबसे पहले, इंफ्रारेड रेडिएशन इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट रीटर। देखो आपको मैं शुरू से बता देता हूं। गामा रेज की खोज बैक्यूरेल ने की है, एक्स रेज की खोज रोंटगन ने की है, अल्ट्रावायलेट रेज की खोज डब्ल्यू रीटर ने की है, और विजिबल लाइट न्यूटन ने खोजा है, इंफ्रारेड को हर्सेल ने खोजा है, और माइक्रोवेव को हर्ट्ज ने, और रेडियो वेव को मार्कोनी ने, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे, इंफ्रारेड रेडिएशन इन्वेस्टिगेट बाय रीटर, डब्ल्यू रीटर ने अल्ट्रावायलेट रीजन की इन्वेस्टिगेट किया है, ये रीटर ने नहीं किया, बल्कि इनको हर्सेल ने किया है, हर्सेल ने। तो ये गलत है यहां पर, इसलिए इसको अपन लिख देंगे फॉल्स। डब्ल्यू रीटर ने अल्ट्रावायलेट रेस को जो है इन्वेस्टिगेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नहीं मिलाते, अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जिसमें आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। तो ध्यान रखना, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल होते हैं, n इज इक्वल टू NH और इज इक्वल टू NI स्क्वायर भी लिखते हैं, यानी इन दोनों को का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है, इस कारण ये नंबर ऑफ करंट कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कहा जाता है उसमें, ठीक। तो इसमें दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा यहां से ट्रू, ठीक, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर इज मोर सुपीरियर टू पोटेंशियोमीटर। नहीं भैया, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा सेंसिटिव रहता है ना, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जो करंट वोल्ट मीटर के अंदर जाता है उसका मेजरमेंट नहीं हो पाता, जबकि पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट लेकर के आते, करंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इसलिए पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव रहता है, ज्यादा सुपीरियर रहता है। वोल्ट मीटर इतना सुपीरियर नहीं रहता, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ आंसर फॉल्स आ जाएगा आपका। डी ब्रोगली वेव आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिना दी है। डी ब्रोगली वेव किसी भी मूवेबल चार्ज पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है ना, जो मूवेबल पार्टिकल के साथ, चार्ज नहीं बोलेंगे, किसी भी मूवेबल पार्टिकल के साथ, चाहे हम ही क्यों ना हो, फुटबॉल ही क्यों ना हो, साइकिल क्यों ना हो, मूवेबल बॉडी के साथ में जो वेव एसोसिएट होती है उसको कहते हैं अपन डी ब्रोगली वेव, है ना। डी ब्रोगली वेव न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स की कह सकते हैं, इसके साथ एसोसिएट है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी न्यूट्रल होती हैं, बट डी ब्रोगली वेव जो है वो मूवेबल चार्ज पार्टिकल से, उसको मैटर वेव कहते हैं अपन, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। एटम इज ए पॉजिटिव पार्टिकल, नेक्स्ट, नहीं, एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं,
और इसके ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल रहते हैं। तो एल्जेब्रिक सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम करने पे वो 0 हो जाता है आपका। ठीक है, तो एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता बल्कि न्यूट्रल होता है। तो इसको अपन लिख देंगे फॉल्स, एटम क्योंकि न्यूट्रल रहता है ना। द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर our one complete cycle is 0। यस ट्रू, अभी अभी मैंने इसके पहले आपको बताया पावर डिसिपिएशन का फार्मूला वो होता है VRMS IRMS cos phi। और जो cos phi है, ये cos phi जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां 0 हो जाएगा तो ये पावर डिसिपिएशन 0 हो जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, पावर डिसिपिएशन जो है वो 0 होता है, इसलिए ये आपका ट्रू है। ठीक, वर्किंग ऑफ, एक मिनट में जरा इसको क्लियर कर दूं। वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव, नो दिस इज फॉल्स। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव का भी यूज होता है, रेडियो वेव का किसी वेव ओवन में यूज नहीं होता। सो दिस इज ए फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े, है ना। अगला क्या क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब ये हिंदी मीडियम में 1 सेंटेंस में अपने को आंसर देना है। राइट आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, यानी आपको जो है वो 1 सेंटेंस में जवाब देना है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे किसी मेटल पे से इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल होता है, घर से बाहर होता है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन। तो फिलहाल मैं जो है, नहीं मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, है ना, 2 मिनट में आप देख लीजिए, फिर मैं बाकी चीजें कल बताऊंगा आपको। डिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराकर लाइट रेज का बेंड होना, वो कहलाता है डिफ्रैक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो डाईऑप्टर होती है, डाईऑप्टर। ठीक है, पावर जो है वो कॉन्वेक्स की प्लस रहती है और कॉन्केव की जो है वो माइनस रहती है। डाईऑप्टर इसकी यूनिट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो रहती है वो आपकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। ठीक। हाउ गैल्वेनोमीटर इज चेंज इन वोल्टमीटर। कुछ नहीं, आपको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देना है, तो ये सिस्टम आपका जो है वो वोल्टमीटर बन जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी दैट मींस वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक। गिव रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो भैया ये प्लांक का नियम आपका पढ़ा हुआ है, E = h/ν, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में। ठीक है, तो मैंने आज आपको जो है OT क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगले पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में 23 के सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।